अस्सलाम वालेकुम, हे गाइस, व्हाट्स अप, माय नेम इज मोहसिन परवेज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो जो होने वाली है ये आपकी कंप्लीटली होगी आपके ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन के ऊपर। क्योंकि बहुत से लोग मुझे बार बार ये कहते हैं कि ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन जो हैं हमें ये टफ लगते हैं। और हर एक बंदे का डिफरेंट ओपिनियन होता है। कुछ लोगों को लिस्ट ऑफ हेडिंग में ट्रबल्स आती हैं, कुछ लोगों को समरी कंप्लीशन मींस फिलिंग द ब्लैंक्स में, कुछ लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आती हैं, और इसी तरह सो ऑन। सो आज की इस वीडियो में कंप्लीटली हम बयान करेंगे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के बारे में। और हम देखेंगे कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सो लेट्स गो। ओके जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करने से पहले आप उन प्रॉब्लम्स के ऊपर आ जाए कि जो आप डेली रूटीन में फेस करते हैं। जब आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को कर रहे होते हैं तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट फेस करते हैं। पहली बात, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन को रीड ही नहीं करते। अब देखें, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जब हम समरी कंप्लीशन की बात कर रहे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज जाके उसको देख सकते हैं। समरी कंप्लीशन के ऊपर मैंने बताया था कि उसका सबसे बेस्ट और इजीएस्ट वे ये है कि आप वर्ड को ढूंढो, जाके कीवर्ड को अंडरलाइन कर लो और जाके फौरन जाके उसे ढूंढो, और उसके नेक्स्ट या उसके जो पीछे जो लाइन आती है आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो आपको आपका ब्लैंक्स मिल जाएगी। बट जब ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के ऊपर हम आते हैं तो कीवर्ड को तो हम सॉर्ट आउट करते ही हैं भाई, लेकिन सिर्फ वहां पे कीवर्ड देखना ही जरूरी नहीं है। आपको वहां पे इंफॉर्मेशन को फुली रीड करना पड़ता है। अब देखें, जैसे कुछ लेटर मिल्स के वर्ड बनाते हैं, वर्ड मिल के सेंटेंसेस बनाते हैं। तो सेंटेंस एक पूरा, एक किसी चीज के ऊपर पूरी एक बात होती है, ठीक है। एक पूरी बात जो कंप्लीट स्टोरी होती है वो सेंटेंस की सूरत में हमारे पास आती है। तो सिर्फ एक कीवर्ड उसमें से देखना ये जरूरी नहीं है ट्रू फॉल्स कीवर्ड में। मेरा ये मेथड है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि स्टूडेंट क्या करता है, यहां भी एक ही वर्ड दिखता है और उस कीवर्ड को वहां पे जाके ढूंढना शुरू कर देता है अपने पैसेजेस में। अब देखें, कभी कभार तो सिनोनिम्स यूज होते हैं, और सिनोनिम्स अगर यूज भी हो सकता है वो किसी और सेंटेंस में किसी और स्टोरी लाइन के ऊपर हो, तो वहां पे स्टूडेंट बस देखता है कि वो यहाँ पे कीवर्ड है भाई, ये ट्रू होगा। अगर कीवर्ड नहीं आया तो ये फॉल्स होगा। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है, नॉट गिवन क्या है, इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। और ये मैंने अपनी वीडियो में, जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें मैंने कंप्लीटली आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताया है कि ट्रू क्या होता है, फॉल्स क्या होता है, नॉट गिवन क्या होता है। सो सेकंड प्रॉब्लम, व्हाट इज द सेकंड प्रॉब्लम। दूसरी बात, जो दूसरी प्रॉब्लम आप लोग डेली फेस करते हो वो ये है कि मैंने देखा है कि लोग नॉट गिवन को भी ढूंढ रहे हैं। अब देखो भाई, मुझे पता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स फॉल्स और नॉट गिवन के दरमियान आके फंस जाते हैं, यहाँ पे आके रुके जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली जब आप स्टक हो जाते हो, आप कंफ्यूज होना स्टार्ट होते हो, तो वहां पे टाइम कंज्यूम होना शुरू हो जाता है। और जहां पे आपका टाइम ज्यादा लगता है तो जाहिर सी बात है, आपके तो मार्क्स लूज हो रहे हैं, टाइम लूज हो रहा है, ऑब्वियसली मार्क्स लूज हो रहे हैं। तो वहां पे आप जाके फंस जाते हो, स्टक हो जाते हो बिल्कुल। तो नॉट गिवन को भी स्टूडेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ओके, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की प्रॉब्लम्स के ऊपर हमने बात की है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी सॉल्यूशंस, ऐसी एडवाइसेस जो मैं आपको देना चाहता हूं जब आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करें। तो उससे पहले आप ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन के ऊपर कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आप ध्यान रखें। सबसे पहली बात तो हमेशा ये है कि मैं हर एक स्टूडेंट को ये बताता हूं कि आया कि आपके पास स्पीकिंग आए, आपके पास रीडिंग आए, आपके पास राइटिंग आए, आपके पास लिसनिंग आए, आपके पास कुछ भी आए, सबसे पहले आप स्टेटमेंट को रीड करो अच्छे से कि स्टेटमेंट आपको क्या बता रही है, स्टेटमेंट आपको क्या समझाना चाहती है। देखिए, रीडिंग में मैं ये समझ पाया हूँ कि रीडिंग में बच्चे इस बात, बस रीडिंग करते रहते हैं, पैसेजेस ढूंढते रहते हैं, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, बस करे जाओ, लेकिन चीजों को समझना भी तो जरूरी है। अब आप एक बच्चे ने अभी लास्ट टाइम एक बच्चे ने बहुत अच्छा उसने रीडिंग में किया अपना। तो फिर जब उसने आंसर ट्रांसफर किए, तो जब उसे आंसर शीट दी गई, आंसर उसने ट्रांसफर किए, तो आंसर सारे के सारे उसने रॉन्ग ट्रांसफर किए। जहां पे उन्होंने कहा था कि चूज द करेक्ट लेटर, तो उसने वहां पे नंबर, और जहां पे चूज द करेक्ट नंबर वहां पे उसने लेटर।
तो जहां पे ये था कि चूज वन वर्ड, वहां पे टू वर्ड्स, तो इस तरह। तो ये बात याद रखें कि अगर आप इस तरह की गलतियां करोगे तो ऑब्वियसली, और एक और बात, नंबरिंग, करेक्ट आंसर इन द करेक्ट नंबर, ये भी आप भूल जाते हो। और जब आप ऐसे नहीं करते हो तो जाहिर सी बात है आपकी आंसर शीट देखी जाती है, ना कि क्वेश्चन पेपर आपका देख जाता है। लास्ट पे आपकी आंसर शीट देखी जाती है, आंसर शीट से ही आपको बैंड स्कोर दिए जाते हैं। इस बात का भी ख्याल रखें। खैर ये मैंने अपनी उस वीडियो में बताया था आपको, तो मैंने कहा कि आपको दोबारा बताता चलूं। तो अब एडवाइसेस की बात करते हैं कि मैं कौन सी आपको एडवाइसेस दूं कि आप अपनी रीडिंग को ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में जो है तो यहाँ पे आप उसको अच्छे से कर सको। तो पहली बात यह है कि स्टेटमेंट को आप अंडरलाइन कर लें, स्टेटमेंट को समझें गौर से, स्टेटमेंट क्या कह रही है। अगर स्टेटमेंट कह रही है चूज द करेक्ट लेटर, तो लेटर लिखो, नंबर कह रही है तो नंबर लिखो। अगर स्टेटमेंट कह रही है वन वर्ड तो वन वर्ड लिखो, दैट्स। और जब ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की हम बात करते हैं, तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में कभी कभार वो स्टेटमेंट में दे देता है कि राइट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। इसी तरह कभी कहता है राइट यस नो नॉट गिवन। तो जो ट्रू है वो यस होगा, जो नॉट गिवन है वो तो नॉट गिवन ही रहेगा, और जो फॉल्स है वो नो हो जाएगा। तो अगर उसने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की जगह यस नो नॉट गिवन दिए हैं तो आप आंसर शीट पे यस नो नॉट गिवन ही ट्रांसफर करो। ओके, सो ये चीज भी आपको अपने ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो दूसरी एडवाइस मैं आपको ये देना चाहता हूं कि कीवर्ड जो होते हैं, कीवर्ड्स और उनके सिनोनिम्स, आपको सिनोनिम्स आपको जितने भी चाहें आपको सिनोनिम्स आपको आने चाहिए, क्योंकि सिनोनिम्स वोकैबुलरी है, और वोकैबुलरी अगर जिस इंसान की अच्छी है वो इंसान आइल्स में मास्टर है। ठीक है। और तीसरी एडवाइस जो मैं आपको करना चाहूंगा वो ये है कि अगर आपको एक जगह पे ट्रू मिल गया, सपोज करें एक पैराग्राफ है और वहां आपको ट्रू मिल गया, अभी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपको नहीं मिल रही, और थर्ड स्टेटमेंट जो आपको मिल रही है वो फॉल्स है, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है आप उसके ऊपर आप साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दें, और थर्ड स्टेटमेंट के ऊपर आप फॉल्स लगा दें। तो ऑब्वियसली अगर पहली ट्रू है, लास्ट वाली पहली अगर ट्रू है, थर्ड वाली फॉल्स है, और सेकंड वाली ऑब्वियसली वो नॉट गिवन होगी। आप उसको दोबारा चेक करें, अगर नहीं है तो वो नॉट गिवन होगी, उस पर टाइम करने की जरूरत नहीं है। तो एक पैसेज ले लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। सो लेट्स गो। हमारे पास यहाँ पे रीडिंग पैसेज है, हाउ टू चूज योर बिल्डर। सो सबसे पहले हम अपनी स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। If the statements agree with the information, false if the statement contradict the information, and not given if there is no information on this. So पहली स्टेटमेंट को हम पढ़ लेते हैं। आफ्टर सिलेक्टिंग अ बिल्डर यू शुड डिसाइड ऑन द डिजाइन ऑफ योर न्यू हाउस। एक बात जो मैं आपको पैसेज को स्टार्ट करने, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि याद रखें कि यहाँ पे आपने स्टेटमेंट को पहले रीड करना है, और कीवर्ड्स को आपने अंडरलाइन कर लेना है, और स्टेटमेंट को भी समझना है कि स्टेटमेंट आपको क्या कह रही है। ओके, सो क्योंकि हमें स्टेटमेंट का जानना हो, उसका जो थीम है, कंटेक्स्ट है, उसको भी समझना यहाँ पे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा क्रूशल है। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि सारी की सारी स्टेटमेंट्स को एक बार अंडरलाइन करो और फिर आप अपने पैसेज पे चले जाओ, उसको ढूंढना स्टार्ट कर दो। या फिर आप क्या करो, एक स्टेटमेंट को पढ़ो, उसको जाके ढूंढो, दूसरी स्टेटमेंट को पढ़ो, उसको जाके ढूंढो। आप ऐसे भी कर सकते हो। सो यहाँ पे एक और बात आती है, वो ये है कि हमेशा ये याद रखिए कि मैंने आपको जब रीडिंग की लास्ट वीडियो में बताया था, वहां पे मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि हमेशा उन चीजों को पहले करें जो ऑर्डर फॉर्म में आती हैं। तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ऑर्डर फॉर्म में आता है कि अगर हमने ट्रू, हमारा अगर फर्स्ट पैसेज में है तो ऑब्वियसली हो सकता है कि हमारा जो फॉल्स है वो जो फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में है, तो हमारा जो सेकंड है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स नॉट गिवन, वो भी थर्ड या फोर्थ लाइन में हो। इसी तरह फिर सो ऑन। तो ये एक ऑर्डर फॉर्म में आता है, इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो हम इसी तरह इसको स्टार्ट करना शुरू करेंगे। आफ्टर सिलेक्टिंग अ बिल्डर, सो यहाँ पे मैं वर्ड आफ्टर सिलेक्टिंग अ बिल्डर को अंडरलाइन कर देता हूं कि सिलेक्टिंग अ बिल्डर, आफ्टर के एक बिल्डर को सिलेक्ट करने के बाद यू शुड डिसाइड ऑन द डिजाइन ऑफ योर न्यू हाउस। आपको जो अपने घर है उसका नक्शा डिसाइड करना चाहिए। डिजाइन, नक्शा मीन तरीकाकार, जो भी आप इसको कहते हो। सो आफ्टर सिलेक्टिंग अ बिल्डर यू शुड डिसाइड ऑन द डिजाइन ऑफ योर न्यू हाउस। स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे भी और उसको समझेंगे भी, और उसके बाद हम कीवर्ड्स को भी यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये कह रही है, आफ्टर सिलेक्टिंग अ बिल्डर
you should decide on the design of your new house. After selecting a builder, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया. You should decide on the design of your new house. स्टेटमेंट हमें ये कह रही है कि अपना बिल्डर डिसाइड करने के बाद, अपना बिल्डर सिलेक्ट करने के बाद, मींस अपना ठेकेदार सिलेक्ट करने के बाद, आपको जो अपना नया घर है उसका डिजाइन डिसाइड करना चाहिए. सो हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में इसको देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है, ना कि एक्सेंडिंग ऑर्डर में आता है. डिसेंडिंग ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जो ऊपर से नीचे आ रहा हो, और एक्सेंडिंग ऑर्डर वो होता है जो नीचे से ऊपर जा रहा हो. तो मैंने आपको बताया ये ऑर्डर फॉर्म आपने फॉलो करना है. तो फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से इसको हम ढूंढना स्टार्ट करते हैं. सो building a new home is a significant investment and it's essential to find the right builder for the job. Before you look for a builder. अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट में अगर देखें तो वहां पे लिखा है आफ्टर सेलेक्टिंग अ बिल्डर, तो यहां पे उन्होंने लिखा है बिफोर यू लुक फॉर अ बिल्डर. इन दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, यू लुक फॉर अ बिल्डर और सेलेक्टिंग अ बिल्डर. तो वहां पे उसने आफ्टर लिखा हुआ है, यहां पे उसने बिफोर लिखा हुआ है. लेकिन मैं इस सेंटेंस को कंप्लीट पढ़ूंगा, ना कि मैं इसको आधा पढ़ूंगा कि आगे भी क्या इंफॉर्मेशन दी है. इट्स इंपॉर्टेंट टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव बजट एंड हैव अ क्लियर प्लान्स. Once you have a design in mind, and it's time to start narrowing down your builder shortlist, and this start with assessing how qualified each builder is. So यहाँ पे जो हमने बिफोर से लेके हमने इस तक पढ़ा है, हमें ये बात समझ आई है कि वहां पे वो कह रहा है कि आफ्टर सेलेक्टिंग अ बिल्डर यू शुड डिसाइड ऑन द डिजाइन ऑफ योर न्यू हाउस. लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है बिफोर, मतलब बाद में नहीं भाई, पहले चूज करो. बिल्डर चूज करने से पहले ही अपना नक्शे को तरतीब दे दो. और यहाँ पे कह रहा है आफ्टर सेलेक्टिंग अ बिल्डर. सो अब ये अब फॉल्स स्टेटमेंट हो गई है, क्योंकि मैंने आपको फॉल्स के बारे में बताया था लास्ट वीडियो में कि फॉल्स जो होता है वो ऑपोजिट वर्ड होते हैं, कंट्राडिक्ट इंफॉर्मेशन होती है. यहाँ पे वो कह रहा है कि बिल्डर चूज करने के बाद, पैसेज में कह रहा है कि बिल्डर चूज करने से पहले. सो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट की तरफ आते हैं. पहली तो हमारी फॉल्स हो गई. इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को अपन अंडरलाइन कर दें, जहां पे ऑस्ट्रेलिया लिखा होगा हम वहां से इसको पढ़ेंगे. यू कैन मेक श्योर दैट अ बिल्डर हैज द अप्रोप्रिएट लाइसेंस. अप्रोप्रिएट कहते हैं मुनासिब को. उसके बाद जो बिल्डर है ऑस्ट्रेलिया में, ये क्या होता है कि आप इस बात की यकीन दहानी करो कि जो बिल्डर है उसके पास एक मुनासिब लाइसेंस है. सो मैंने जो जहां से लाइन छोड़ी थी मैं उसी से आगे आपको पढ़ना बताऊंगा. सो यहाँ पे लिखा हुआ है जहां से हमने छोड़ा था, इन ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया तो हमें मिल गया, हमने यहाँ पे भी अंडरलाइन कर लिया. दिस मीन्स चेकिंग दैट अ बिल्डर होल्ड अ रेजिडेंटल बिल्डिंग लाइसेंस. सो इससे मुराद जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गई है, क्योंकि आपको चेक करना पड़ेगा कि उसके पास एक मुनासिब लाइसेंस है कि नहीं है. तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि एंड दिस स्टार्ट विद एक्सेसिंग हाउ क्वालिफाइड ईच बिल्डर इज. In Australia, this means checking that a builder holds a residential building license. Most states have their own building authority who can contact to check builder's license. तो ये हमारा ट्रू हो गया कि आप उस बात की यकीन दहानी करो कि उसके पास एक मुनासिब लाइसेंस है. तो यहाँ पे एग्जैक्टली वो बात लिखी तो नहीं हुई जैसे कि आप वर्ड टू वर्ड ढूंढने की कोशिश करते हो, लेकिन ट्रू के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो जहां पे ट्रू आएगा तो इंफॉर्मेशन एक्सटेंड होगी, इंफॉर्मेशन फैला के दी गई होगी, शफलिंग होगा उसमें. तो ऑब्वियसली बिल्कुल ये सेम है, तो ये ट्रू हो गया हमारा. तो हम थर्ड स्टेटमेंट की तरफ आते हैं. द बेस्ट बिल्डर्स यूजुअली बिलोंग टू द हाउसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन. तो हाउसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन को हम देखते हैं कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है. सो क्योंकि हमने फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ लिया था, उसमें कहीं भी नहीं है, तो सेकंड पैराग्राफ को पढ़ते हैं. यू कैन ऑल्सो चेक इफ द बिल्डर इज अ मेंबर ऑफ एन इंडस्ट्री एसोसिएशन. वहां पे क्या है, हाउसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन. ओके, सच एज द हाउसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन HIA. सो हमने इसको ढूंढ लिया, हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं. अभी हमने वर्ड टू वर्ड मैच किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कीवर्ड को कीवर्ड से मिलाया है. लेकिन यहाँ पे कीवर्ड को कीवर्ड से मिलाना ही काफी नहीं है, स्टेटमेंट को अंडरलाइन भी करना पड़ेगा, स्टेटमेंट को समझना भी पड़ेगा, उसका थीम, उसका कंटेंट, उसकी स्टोरी. तो आगे भी पढ़ते हैं. एंड वेदर दे हैव वॉन इन इंडस्ट्री अवार्ड्स. फॉर इंस्टेंस, द HIA runs a state and national awards program with a category
that recognize the level of customer services that a builder delivers. तो इसमें इसने ये जो बताया है उसको हम इसे थर्ड स्टेटमेंट के साथ देखते हैं। द बेस्ट बिल्डर रियली बिलोंग टू द हाउसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन। देखिए यहाँ पे इसने बात की है बेस्ट बिल्डर। जो बेस्ट बिल्डर होता है वो अमूमन हाउसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन से उसका तल्लुक होता है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि you can also check if the builder is a member of industry association such as housing industry association, कि आप उसको चेक करो कि आया कि वो HIA का मेंबर है या नहीं। बेस्ट की बात नहीं अभी हुई। दूसरी बात, and whether they have won an industry awards, क्या उसने कोई अवार्ड उसमें जीता है कि नहीं जीता। बेस्ट की बात फिर भी नहीं हुई। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे द HIA रन स्टेट एंड नेशनल अवार्ड्स प्रोग्राम। HIA एक अवार्ड प्रोग्राम को रन करता है, चलाता है विद अ कैटेगरी दैट रिकॉग्नाइज द लेवल ऑफ कस्टमर सर्विसेज दैट अ बिल्डर डिलीवर्स, कि वो ऐसी कैटेगरीज में ऐसे बिल्डर्स को शामिल करते हैं जो एक लेवल की जो सर्विसेज होती हैं अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे कहीं भी द बेस्ट बिल्डर यूली बिलोंग्स टू अच्छा ये हाउसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ऐसी कोई बात नहीं है बेस्ट बिल्डर की, तो ये हमारा नॉट गिवन है। द फोर्थ स्टेटमेंट, द HIA मीन्स हाउसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन गिव्स एन अवार्ड टू द बिल्डर whose स्टैंडर्ड ऑफ कस्टमर सर्विसेज आर वेरी हाई। HIA उन लोगों को अवार्ड देती है, उन बिल्डर्स को अवार्ड देती है जिनका कस्टमर सर्विसेज जो वो प्रोवाइड करते हैं वो काफ़ी लेवल की होती हैं, काफ़ी ज़बरदस्त होती हैं। तो आई थिंक सो कि मैंने लास्ट ही पैराग्राफ में इसको पढ़ा था लास्ट पे, तो मैं वो इधर ही चला जाता हूँ कि फॉर इंस्टेंस यहाँ से मैंने छोड़ा था द HIA रन्स अ स्टेट एंड नेशनल अवार्ड्स प्रोग्राम विद अ कैटेगरी दैट रिकॉग्नाइज द लेवल ऑफ कस्टमर सर्विसेज दैट अ बिल्डर डिलीवर्स। लेवल ऑफ कस्टमर सर्विसेज, एक लेवल की सर्विसेज जो वो कस्टमर को डिलीवर करते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा आएगा वो एग्जैक्टली ट्रू आएगा, क्योंकि HIA गिव्स एन अवार्ड, क्योंकि उन्हीं लोगों को वो अवार्ड देती है, मैंने पीछे भी आपको बताया था, जिनकी सर्विसेज लेवल की होती हैं, अपने कस्टमर को जो सर्विसेज देते हैं वो लेवल की होती हैं। तो ये एग्जैक्टली ट्रू है। सो फिफ्थ में मूव करते हैं, बिल्डर्स वो वर्क ऑन स्मॉलर प्रोजेक्ट्स आर मोर लाइकली टू हैव डिस्प्ले होम्स। सो जो बिल्डर्स हैं जो छोटा काम करते हैं, जो स्मॉल जिनको छोटा स्मॉलर प्रोजेक्ट्स आपको पता है जिनके प्रोजेक्ट्स छोटे होते हैं, मोर लाइकली टू हैव डिस्प्ले होम्स। तो हम उनके बारे में हम देखते हैं कि उनके बारे में वो क्या कहता है, क्योंकि मैंने सेकंड पैराग्राफ में नहीं पढ़ा, थर्ड पैराग्राफ में इसको देखता हूँ। मोस्ट एक्सपर्ट्स एग्री दैट डिस्प्ले होम्स, होम कंस्ट्रक्टेड बाय द बिल्डर्स दैट आर ओपन टू द पब्लिक, offer a great opportunity to study their work up close. Display homes are usually offered by major project builders who work on large scales and can deliver good quality and value. मैंने इसको समझ लिया है, उसको देखते हैं। Builders who work on smaller projects are more likely to have display homes. मतलब जो smaller projects करते हैं उन्हीं के पास अमूमन क्या होता है, डिस्प्ले होम्स। उसने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है, होम कंस्ट्रक्टेड बाय बिल्डर दैट आर ओपन टू द पब्लिक। तो आई थिंक सो कि यहाँ पे उसने स्मॉलर प्रोजेक्ट्स की बात की है, और जो पैसेज में हमने देखा, पैराग्राफ में हमने देखा है, वो यहाँ पे उसने ये मेंशन किया है कि ऑफर्ड बाय मेजर प्रोजेक्ट बिल्डर्स। डिस्प्ले होम्स आर यूजुअली ऑफर्ड बाय मेजर प्रोजेक्ट बिल्डर्स, के जो बड़े ठेकेदार होते हैं, जिनके बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको अमूमन ऑर्डर किए जाते हैं, उनको दिए जाते हैं। और यहाँ पे लिखा है बिल्डर्स वो वर्क ऑन स्मॉलर प्रोजेक्ट्स। सो आई थिंक सो वहाँ पे स्मॉलर प्रोजेक्ट है और यहाँ पे मेजर प्रोजेक्ट है, तो ये कंट्रारी इंफॉर्मेशन है, तो इसको हम डेफिनेटली फॉल्स देंगे उनकी तरफ। इट इज एडवाइजेबल टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन अकॉर्डेंस विद द डोमेस्टिक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। It is advisable to have a contract which is in accordance with the domestic building contract act. Domestic building contract act के ऊपर आपका भाई जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो उसके रिलेटेड ही होना चाहिए, उसकी बेस पे होना चाहिए। सो डोमेस्टिक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम देखते हैं ये कहाँ पे है। सो उस पैराग्राफ में मैंने कहीं भी नहीं देखा, जहाँ से हमने छोड़ा था उसको पढ़ लेते हैं। You can also talk to the salespersons and find out about the home designs and what is inside, what is and is not included in the sale price, and it may be possible to talk to the other customers you meet there and ask their opinions and workmanship in the display homes। तो यहाँ पे कहीं भी जो है ना डोमेस्टिक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जिक्र नहीं हुआ। तो लास्ट पैराग्राफ में चले आते हैं। Finally, wording says signing any business contract before you have read and understand it thoroughly
Ask your builder to use a standard building contract that has been designed to comply with the Domestic Building Contract Act. सो आई थिंक सो ये कि ट्रू है, थिंक सो कि क्या ये पक्का ट्रू है कि इट इज एडवाइजेबल। तो आस्क योर बिल्डर। सो यहां पे आई थिंक ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम जा रहे हैं कि उसने कहा है कि हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज अकॉर्डेंस विद द डोमेस्टिक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और यहां पे लिखा है हैज बीन डिजाइंड टू कंप्लाई विद द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो ये बिल्कुल ट्रू है। 7 की तरफ आ जाते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट इज लीगली बाइंडिंग फ्रॉम द टाइम इट हैज बीन साइन। सो इसी के आगे देखते हैं, एंड टू बी फेयर द बोथ क्लाइंट एंड बिल्डर यू हैव 5 बिजनेस डेज विद इन विच यू मे विदड्रॉ फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर साइनिंग इट। यहां पे वो कह रहा है कि जब साइन हो जाएगा उसी कॉन्ट्रैक्ट इज लीगली बाइंडिंग, तो वो जैसे ही वो साइन होगा तो वहां से वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है यू हैव 5 बिजनेस डेज विद इन विच यू मे विदड्रॉ फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर साइनिंग इट। तो आप उसे विदड्रॉ भी कर सकते हो, मतलब आपके पास 5 दिन है। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। मुझे यकीन है कि ये जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के ऊपर हमने जो भी हमने उसके ऊपर देखा है, उसके कंटेंट के ऊपर, उसके आइडियाज के ऊपर, उसके की प्रॉब्लम्स के ऊपर, एडवाइस के ऊपर, सो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ ना आई तो आप जो मेरी लास्ट वाली वीडियो है आप उसको देख सकते हो, उसके बाद इस वीडियो पे आ सकती है, क्योंकि उसमें ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की पूरी डिटेलिंग में मैंने बात की है। यहाँ पे मैंने आपको बताना चाहता था कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को कैसे ग्रैब करो। आप टिप्स एंड ट्रिक्स आपके पास है, अब मेन जो चीज है वो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को कैसे ग्रैब करो, तो वो मैंने इस वीडियो में बताया है। अगर डिटेलिंग में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी लास्ट वाली रीडिंग की वीडियो आप देख सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। सो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए। इसी तरह बहुत ज़्यादा प्यार बरसाते रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।